हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। मैं ओवरवेल्ड हूं। जो प्यार, मोहब्बत और रिस्पेक्ट हमारे व्यूअर्स ने पिछले 20 घंटे में, जब से दोबारा से हमने लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज शुरू की है, मेरे ऊपर लुटाया है। मुझे लगता है कि मैंने बड़ी ज्यादती की कि बीच में वीडियोस बनाना छोड़ दिया। 36,000 से ज्यादा लोगों ने कल वाला वीडियो अब तक देखा है। 300 से ज्यादा कमेंट्स आए हैं और यूनानिमसली सब लोगों ने कहा है कि लीगल अवेयरनेस आप बनाते रहें, रील की पॉपुलैरिटी पर कोई ध्यान ना दें। 3-4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अहम एक जजमेंट दिया हेट स्पीच पर। उस जजमेंट को लेके न्यूज़पेपर्स में चर्चा हुई, आर्टिकल्स आए। कई आर्टिकल्स ने अपना फ्रस्ट्रेशन दिखाया। लोगों को लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच के सिलसिले में जितनी सख्ती करनी चाहिए थी नहीं दिखाई, लेकिन ये जजमेंट को देखने का तरीका गलत है। वर्ल्ड फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स 180 देशों में भारत 157वें पायदान पर है, बहुत नीचे। पाकिस्तान जैसा एक फेल्ड कंट्री हमसे ऊपर चला गया, 153वें नंबर पर है। मेरी तो ख्वाहिश यह है कि भारत नंबर 1 पे हो या टॉप 5 में हो, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के साथ हम खड़े हों। पिछले 1-2 सालों में 74% हेट स्पीच के केसेस में बढ़ोतरी हुई है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 266, महाराष्ट्र में 193, मध्य प्रदेश में 172, उत्तराखंड में 155 और दिल्ली में 76। इस जजमेंट में भी पैराग्राफ 158 में जस्टिस विक्रमनाथ ने खुद लिखा है कि डायरी नंबर 3470 ऑफ 2024 में पिटिशनर ने 55 केसेस हेट स्पीच के डिफरेंट राज्यों के कोर्ट के सामने रखे हैं। वो कि उन्होंने ये भी नोट किया कि इनमें से कितने मामला अथॉरिटीज के नोटिस में लाए गए कंप्लेंट या रिप्रेजेंटेशन से, ये रिकॉर्ड से क्लियर नहीं। हेट स्पीच के केसेस में जस्टिस विक्रमनाथ ने लिखा कि केसेस के होने का मतलब ये नहीं है कि लॉ साइलेंट है। केसेस होने का मतलब ये है कि शायद इफेक्टिव इन्फोर्समेंट नहीं है। मगर यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है इस जजमेंट की कि इफेक्टिव इन्फोर्समेंट करने के लिए जो दरकार थी चीजें वो नहीं की गई। अगर समस्या इतनी जटिल है तो हेट स्पीच के मामले में तो इस वक्त इंटरवीनस इंजेक्शन देने की जरूरत थी। कोर्ट ने एंटीबायोटिक भी नहीं दी। मैंने जैसे कहा कि बहुत लोग बड़े डिसअपॉइंटेड हैं। टीवी चैनल्स पर, न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल में, आज के भी इंडियन एक्सप्रेस में इस मामले में आर्टिकल है तलवीन सिंह का, जो कि सरकार की बहुत बड़ी सपोर्टर रही हैं। उन्होंने लिखा है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की आलोचना करते हुए कि हेट स्पीच कैन नॉट गो अनपनिश्ड। बहुत लोगों ने इस जजमेंट के बाद ये कंक्लूड किया कि न्याय नहीं मिला। ज्यादातर केसेस हेट स्पीच के ऐसे थे अदालत के सामने कि वो ओपन एंड शट केसेस थे। मैं समझता हूं ये जजमेंट को पढ़ने का गलत तरीका है। जस्टिस विक्रमनाथ एक बहुत अच्छे जज हैं। मैं उनके कई जजमेंट्स नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पे पढ़ चुका हूं। वो कि आपको मालूम है कि नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पे भी सुप्रीम कोर्ट अपने पुराने जूरिस्प्रूडेंस से कुछ ना कुछ अब हटती चली जा रही। ये जजमेंट बाय एंड लार्ज, लीगली स्पीकिंग, कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग, एक साउंड जजमेंट है। समस्या यह है कि जो प्रॉब्लम हेट स्पीच की है उसको हल करने के जो इंटरनेशनल तरीके हैं और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद जो कुछ दरकार था करने के लिए, उसमें जुडिशियल रेस्ट्रेंट दिखाते हुए कहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथों को पीछे कर लिया। और ये पीछे करना लिबरल्स को
और सिविल लिबर्टियंस को और हेट स्पीच के विक्टिम्स को और समाज के एक बहुत बड़े ग्रुप को फ्रस्ट्रेट कर रहा है, डिसअपॉइंट कर रहा है। केस का नाम एक ऐसे व्यक्ति का है जो खुद बीजेपी से जुड़ा हुआ है, अश्विनी कुमार उपाध्याय। 13 रिट्स थी सुप्रीम कोर्ट के सामने, 125 पेज का जजमेंट है। जस्टिस विक्रमनाथ ने जो लोगों ने रिलीफ मांगी थी उनको 11 पेजों में एक टेबल के फॉर्म में लिख दिया। ज्यादातर लोगों ने यह कहा ही नहीं था कि हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट ये डायरेक्टिव दे के एक लॉ बनाया जाए। ज्यादातर लोगों ने यह कहा ही नहीं था कि लॉ में कमी है। लोगों ने पॉइंट आउट किया था वही बात जो जस्टिस विक्रमनाथ ने खुद जजमेंट में कही कि शायद लॉ का इन्फोर्समेंट सही से नहीं हो रहा। किस तरह के केसेस कोर्ट के सामने थे? कोविड के दौरान तबलीगी जमात और मुसलमानों पर हेट स्पीच, कोविड को फैलाने की जिम्मेदारी। कुछ तो ऐसी चीजें थी जिन्होंने रेडियो रवांडा की याद दिलाई। आज 6 साल बाद ये सारे केसेस हाई कोर्ट में कोलैप्स कर चुके हैं। हाई कोर्ट आफ्टर हाई कोर्ट ये कहा गया कि जब तबलीगी जमात के वो लोग जो मरकज निजामुद्दीन में मौजूद थे वो पॉजिटिव नहीं थे तो उन्होंने स्प्रेड कैसे किया कोविड। दिल्ली में चुनाव थे, चुनावों के दौरान इलेक्शन रैली में कुछ ऐसे नारे लगाए गए और कुछ पब्लिक ने उन नारों का ऐसा जवाब दिया जिससे कॉन्टेक्स्ट क्या है, ऑडियंस कौन है, नारे किसके बारे में लग रहे हैं, वो अपने आप जाहिर हो गया। कोर्ट ने उसको देखने से इनकार किया। मैं बाद में बताने वाला हूं कि यूनाइटेड नेशंस का आज क्या नया प्रिंसिपल है हेट स्पीच को देखने का। एक और नेता ने, जिनका नाम कोर्ट ने नहीं लिया, इनफैक्ट कोर्ट ने किसी का नाम नहीं लिया, जिन लोगों ने हेट स्पीच इसमें की, सीए के अगेंस्ट प्रोटेस्टर्स का जिक्र करते हुए उन्होंने कुछ इस तरीके से बात की कि ये लोग जो हैं आपकी बहनों का बलात्कार कर देंगे और आपकी बेटियों को मार डालेंगे। कुछ हेट स्पीच और ब्लास्फेमी प्रॉफिट ऑफ इस्लाम के बारे में थी। हरिद्वार की एक धर्म संसद का मामला था जहां पर बिल्कुल क्लियर सफाई अभियान नाम लिया गया, इथनिक क्लेंजिंग की बात की गई, म्यांमार को याद किया गया कि जो वहां हो रहा है वो यहां हो। अब इससे ज्यादा हेट स्पीच के लिए और क्या चाहिए? यहां कोर्ट ने कह दिया कि कुछ एफआईआर हुई है। एफआईआर हुई थी मगर किसी और मामले में। फिर बाद में पुलिस ने कहा यह मामले को भी कवर करेगी। यहां पे साध्वी अन्नपूर्णा ने कहा कि इफ 100 of us are ready to kill 2 million of them, then we will win and make India Hindu nation. इस तरीके की बातें बाद में अरेस्ट हुई यति नरसिंह नंद जी की, लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो मिसोजिनी का मामला था। हेट स्पीचेस हिंदुओं के खिलाफ भी होती है, उसका भी जिक्र था, उस तरीके के भी मामला थे। जो अदालत ने इश्यूज फ्रेम किए कि क्या किसी लॉ की जरूरत है, क्या सब्सटेंटिव लॉ में कोई कमी है हेट स्पीच को लेकर, क्या प्रोसीजरल फ्रेमवर्क में कोई कमी है, क्या एक कंटिन्यूइंग मेंडेमस होनी चाहिए कि अदालत एक नजर रखे कि देश में हेट स्पीच को लेकर क्या हो रहा है। अगर 74% हेट स्पीच को लेकर समस्या बढ़ गई है और अगर हेट स्पीच जो सुप्रीम कोर्ट में खुद जस्टिस विक्रमनाथ ने माना वो भारतीय सिविलाइजेशनल इथॉस के विरुद्ध है और संविधान की प्रस्तावना के फ्रेटर्निटी के कंसेप्ट के विरुद्ध है, तो शायद ये केस उतना इंपॉर्टेंट है जिसमें एक कंटिन्यूइंग मैंडेमस अगर होती तो शायद वो लोग जो नफरत फैलाते हैं उनके दिल में कोई डर होता। हमारे बचपन में तो सिखाया जाता था जब भी मुंह खोलो
मीठी बात बोलो। दुनिया बदल गई है, जमाना बदल गया है। इतनी नफरत, इतनी घृणा अपने ही देशवासियों से, अपने ही लोगों से, इसे देख के तो दुख होता है। एक बहुत बड़ा मुद्दा जो सुप्रीम कोर्ट ने आइडेंटिफाई किया, जिस पर बहुत अच्छा जजमेंट जस्टिस विक्रमनाथ ने दिया, और दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को भी पार्टली बदला, और ट्रायल कोर्ट के जज ने, जिसने एफआईआर रजिस्ट्रेशन का ये जो मामला दिल्ली के दो राजनीतिज्ञों का था, उसको कोर्ट ने कहा गलत फैसला है। एक बड़ा लीगल मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने उठाया। वृंदा कारात गई थी, एफआईआर नहीं हुई, एसएचओ से रिप्रेजेंटेशन किया, नहीं हुई। मजिस्ट्रेट के पास गई, मजिस्ट्रेट ने डायरेक्ट कराने से इनकार किया एफआईआर का। अपील में हाई कोर्ट आई, हाई कोर्ट ने मजिस्ट्रेट की बात मान ली। हाई कोर्ट ने कहा कि भाई, क्योंकि लॉ ये है कि हेट स्पीच का मामला में तब कॉग्निजेंस लिया जाए जब सैंक्शन ले ली जाए सरकार की। जस्टिस विक्रमनाथ ने बड़ा अच्छा डिस्कशन करके क्लैरिफाई कर दिया कि एफआईआर तो हर कॉग्निजेबल मामले में, कॉग्निजेबल मामला वो है जहां एक ऐसा जुर्म होना माना जा रहा है जिसमें पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर रजिस्टर करना मैंडेटरी है, बल्कि कोर्ट ने लॉ को पढ़ा और कहा कि नॉन कॉग्निजेबल मामलात में भी इन्वेस्टिगेशन के लिए तो मजिस्ट्रेट की प्रायर परमिशन चाहिए, लेकिन एफआईआर तो उसमें भी करनी होगी, क्योंकि मैंडेटरी प्रावधान है लॉ में। कोर्ट ने कहा कि जितने कानून में प्रावधान है प्रोसीजरल लॉ में या सब्सटेंटिव लॉ में, उसमें एक कंटिन्यूइंग मैंडेमस की जरूरत नहीं। ये अच्छा नहीं लगेगा कि हम सोचें कि आगे भी जो कार्यपालिका है, जो पुलिस है, वो अपना काम सही से नहीं करेगी। जो अच्छे जजेस होते हैं वो जुडिशियल रेस्ट्रेंट में यकीन रखते हैं। जस्टिस विक्रमनाथ उन अच्छे जजेस में शामिल हैं, इसलिए उन्होंने जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं दिखाया इस मामले में। और फिर जो बातें इस केस में हुई, उन बातों में, जैसे मैंने आपसे कहा कि ज्यादातर लोगों ने ये नहीं कहा था कि लॉ बनाया जाए, सरकार की तरफ से तो काउंटर नहीं फाइल हुए। इलेक्शन कमीशन के वकील बहुत अच्छे वकील हैं, जस्टिस दमा शेषाद्री, उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल लॉ में तो बहुत अच्छे प्रावधान है। अभी आसाम के चुनावों में देखा कि उन प्रावधानों का इस्तेमाल नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा कि क्राइम होने के लिए हार्म का एलिमेंट जरूरी है। कैनी का आउटलाइंस ऑफ क्रिमिनल लॉ कोट किया गया। हमने देखा 3 तलाक के कानून में तो हार्म नहीं है, क्योंकि अब 3 तलाक शब्द बोलने से मैरिज नहीं टूटती, तो हार्म तो नहीं है, फिर भी 3 साल की सजा का प्रावधान किया गया। वास्तव में क्रिमिनल लॉ इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर। सरकार जिस चीज को चाहती है क्राइम बना देती है, जिस चीज को चाहती है क्राइम नहीं बना देती। लेकिन जो प्रिंसिपल ले डाउन किया जस्टिस विक्रमनाथ ने, वो प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी ऑफ क्रिमिनल लॉ के हिसाब से सही है कि जजेस का ये काम नहीं कि वो परिभाषाएं दें क्राइम की, वो नए नए जराइम बताएं और उनके सजाएं बताएं। सेपरेशन ऑफ पावर्स का जिक्र किया और उन्होंने कहा ये काम तो लेजिस्लेचर का है, एग्जीक्यूटिव का ये काम नहीं है। और ललिता कुमारी के जजमेंट को बार बार जिक्र करके कहा कि कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की भी जरूरत नहीं है कि एलिगेशन सही है या नहीं है। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मामला है, इंफॉर्मेशन आपके पास आई है, एफआईआर रजिस्टर करनी पड़ेगी। और अगर एफआईआर रजिस्टर नहीं हो तो पहले एसपी के पास जाएं, फिर मजिस्ट्रेट के पास जाएं। अगर बहुत ही खराब हालात हों तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी आए,
लेकिन फिर इस केस में जो सेकंड पार्ट लिया, उसमें जस्टिस विक्रमनाथ ने ये केस जो दिल्ली के थे उन्हें डिस्कस किया और ये कहा कि हम हाई कोर्ट के जजमेंट से एग्री करते हैं। हाई कोर्ट ने भी सिर्फ एक दो पैराग्राफ में उन मामलात को निपटा दिया था। उन्होंने कहा था कि ट्रायल कोर्ट ने नोट किया कि पुलिस रिपोर्ट आ गई, पुलिस रिपोर्ट ने कहा कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम हाई कोर्ट से एग्री करते हैं। जिस तरह का ये मैटर है और हेट स्पीच की जितनी जटिल और गंभीर समस्या देश के समक्ष है, शायद इसमें थोड़ा डीपर जाने की जरूरत थी और वो डीपर इस मामले में कोर्ट नहीं गई और उसकी वजह से इस जजमेंट को लेके लोगों में एक एंजाइटी है और ये एक बहुत बड़ी जीत उन लोगों की मानी जा रही है जिन्होंने उस तरह की हेट स्पीच दी थी। मैं ये समझता हूं कि आज अगर हम 2012 का जो यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स का रेबेट प्लान है, उसको अगर माइंड में रखती कोर्ट, तो उसमें 6 टेस्ट दिए हुए हैं हेट स्पीच को कैसे देखा जाए। कॉन्टेक्स्ट, चुनाव हो रहा है, देश के विरुद्ध कोई युद्ध नहीं हो रहा था, किसी ऐसी गैदरिंग को एड्रेस नहीं किया जा रहा था जहां देश के गद्दार भी कुछ मौजूद थे। चुनावी सभा है, स्पीकर की पोजीशन देखी जाए, रैबिट प्लान कहता है पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल, पावरफुल या कोई बड़ी रिलीजियस फिगर अगर स्पीकर है तो उसके हर जुमले की स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी होगी क्योंकि लोग फिर उसको आइडियलाइज करते हैं। इंटेंट क्या है? क्या स्पीकर का पर्पस घृणा फैलाना है, हेट फैलाना है? और कैसे देखेंगे इंटेंट? कंटेंट एंड फॉर्म। क्या स्पीच प्रोवोकेटिव थी, डायरेक्ट थी? एक्सटेंट क्या थी? रीच क्या है? मैग्नीट्यूड क्या है? फ्रीक्वेंसी क्या है उस तरीके की स्पीच की? और छठा टेस्ट है लाइकलीहुड एंड इमिनेंस। क्या रीजनेबल प्रोबेबिलिटी थी कि स्पीच के नतीजे में कुछ इंसाइटमेंट होगा, विथ कॉजेशन बीइंग दैट रादर डायरेक्ट। मैं ये समझता हूं कि अगर हमारी अदालतें हेट स्पीच को लेकर जो इंटरनेशनली मामला अब हो रहे हैं उन पर नजर रखते हैं तो शायद इस मामले में डायरेक्शंस देने से या अपनी ही डायरेक्शंस के इंप्लीमेंट कर, कोर्ट से कहा गया कि जो आपने तहसीन पूनावाला के मामले में लिंचिंग के बारे में डायरेक्शंस दिए उन्हीं को थोड़ा अडेप्ट कर ले तो हेट स्पीच का मामला भी कवर हो जाएगा। कोर्ट ने अपनी ही डायरेक्शन के खिलाफ कंटेम्प्ट का मामला भी नहीं माना। उन्होंने कहा कुछ केसेस में एफआईआर हुई है, कुछ केसेस में जो रिस्पोंडेंट को रिस्पॉन्ड करना चाहिए था अभी उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया है, कई साल हो गए थे, रिस्पॉन्ड ना करना इनएक्शन माना जाना चाहिए था। इसकी वजह से ऐसा हुआ कि इस जजमेंट को लेके कुछ फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन इन टोटलिटी जब मैं जजमेंट को देखता हूं तो इसमें लॉ को करेक्टली स्टेट किया गया है। मैं ये समझता हूं कि हमें जजमेंट को एक फेयरली और क्रिटिकली देखने का अंदाज ये होना चाहिए कि जजमेंट में जो अच्छी चीजें हैं उनकी प्रशंसा भी हो और अगर जजमेंट में कोई बात ऐसी है जो हमें लगता है कि वो उससे बेहतर बात हो सकती थी तो उसको भी रिस्पेक्टफुली कहा जाए। जजेस को मोटिव्स एट्रीब्यूट ना किए जाएं। जजेस इंसान हैं, वो लॉ को इंटरप्रेट करते हैं। लॉ के इंटरप्रिटेशन में आपका इंटरप्रिटेशन उनके इंटरप्रिटेशन से भिन्न हो सकता है। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें और अपने दोस्तों को और जानने वालों को बताएं कि लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अब दोबारा से शुरू हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। प्यार बांटिए, मोहब्बतें बांटिए, किसी से घृणा ना कीजिए।
जस्टिस विक्रमनाथ ने बहुत अच्छा लिखा है कि ये जो अदरिंग है, ये हमारी सिविलाइजेशनल इथॉस के विरुद्ध है, ये संविधान के फ्रेटर्निटी के कंसेप्ट के विरुद्ध है। हम ऐसा हों कि हम प्यार बांटने वाले बन जाएं। भारत की पहचान प्यार बांटना है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।